हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक ही नाम से बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में मेंबर्स हों या मेंबर फंक्शंस हों तो क्या होता है। तो हम लोग देखे थे कि वो हाइड हो जाता है बेस क्लास का, जो मेंबर फंक्शंस है डिराइव्ड क्लास वाला यूज़ होता है। और फिर हम लोग देखे थे कि वो उसको हम लोग कैसे अनवेल कर सकते हैं, उससे कैसे हम लोग पर्दा हटा सकते हैं ताकि बेस क्लास वाला मेंबर फंक्शंस जो है वो काम में आए। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग वापस आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो याद करो जब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम बताए थे तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताए थे कि जब कोई एक डिराइव्ड क्लास हम लोग इनहेरिट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। डिराइव्ड क्लास एक और मल्टीपल क्लासेस मेरा एक से ज़्यादा है ना। सॉरी, डिराइव्ड क्लास एक और बेस क्लास या सुपर क्लास मेरा एक से ज़्यादा। तो ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिराइव्ड क्लास होता है वो अपने सारे बेस क्लासेस से मेंबर को इनहेरिट करता है। कैसे मेंबर्स को इनहेरिट करेगा? तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट मेंबर तो ऐसे भी इनहेरिटेबल नहीं होता है। तो with multiple inheritance we can say that the data members and member functions which are protected of all the base classes are get inherited in the derived class। उसके बाद ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डिराइव क्लास को अलाउ करता है टू कंबाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है तुमको पहले भी बता चुके हैं कि डिराइव्ड क्लास का नाम कॉलन, फिर विजिबिलिटी मोड के साथ जो डिफरेंट बेस क्लासेस हैं वो सब। तो जैसे एक चलो एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि इस पर काम किस तरह से होता है। कि मान लो अगर हमारा कोई एक क्लास है, सपोज करो कि कोई क्लास हम ले लें बेस वन, बेस वन नाम से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक डेटा मेंबर रख लें int a और एक फंक्शन रख लें void fx1, सपोज करो ये ले लिए। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड में, वो प्राइवेट हो गया क्योंकि कोई मेंबर फंक्शन कोई यहाँ पर हम ऐसा स्पेसिफायर दिए नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड में आए, मान लो एक हम दे दें कैर बी और void एक फंक्शन fx2 ले लिया। वो सबको भी डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ये केवल हम समझाना चाह रहे हैं कि इसमें होगा क्या। पब्लिक में आते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं c और void fx3 ये ले लिया। ये बंद कर दिए, बंद कर दिए। ये मेरा पहला क्लास हमारा जो बेस वन है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब चलो एक और क्लास बनाते हैं बेस टू ले लिए, ए बी सी ले लिए, तो चलो डी ले लेते हैं int d, एक डेटा मेंबर हो गया। और एक फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं void fy1 कर देते हैं इस बार। फिर प्रोटेक्टेड में आते हैं, कैर ई ले लेते हैं और void fy2 ये फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और पब्लिक में फ्लोट f ले लेते हैं और void fy3 ले लिए फंक्शन, ये भी बंद कर दिया।
तो दो क्लास हमने ले लिया, एक बेस 1 एक बेस 2। अब चलो एक क्लास बनाए, क्लास सब, कॉलन दे दिए बीच में सब के बाद, फिर पब्लिक बेस 1, बेस 1 को पब्लिकली हम लोग डिराइव कर लिए, और पब्लिक बेस 2 इसको भी पब्लिकली डिराइव कर लिया। वहां से वहां फुल स्टॉप देने का जरूरत नहीं है। तो अब ये एक डिराइव्ड क्लास है मेरा, जो कि दो क्लास से मेंबर्स को इनहेरिट कर रहा है, बेस 1 से भी और बेस 2 से भी, ये दोनों से। अब इसमें कुछ मेंबर तुम ले लो, मान लो हम एक ले लिए INTG, एक डेटा मेंबर, प्राइवेट हो गया ये क्योंकि कोई ऐसे स्पेसिफायर नहीं है। प्रोटेक्टेड में INTH ले लिए, और पब्लिक में वॉइड कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करो डिस्प्ले, और ये बंद कर दिया मैंने। ये क्लास का डेफिनेशन मेरा हो गया। अब आगे कुछ कोड होगा, मेन वगैरह बना करके जो भी बनेगा वो बनेगा। तो इसमें एक्चुअली हमारा काम होगा किस तरह से, तो जैसे वो याद करो, वो फिगर बना करके जब हम लोग समझे थे कि पब्लिकली डिराइव्ड क्लास में क्या होता है, प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास में क्या होता है, और प्राइवेटली अगर डिराइव करेंगे तब कौन सा मेंबर किस में जाएगा। तो उसी तरह से चलो फिगर बना करके हम लोग इसमें समझें। थोड़ा सा हम जगह इसमें लाते हैं, इसको हटा करके यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं, पब्लिक बेस 1 और पब्लिक बेस 2। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि ये एक डिराइव्ड क्लास बनाए जो कि बेस 1 और बेस 2 दोनों से इनहेरिट हो रहा है। किस तरह से, तो दोनों का हम लोग विजिबिलिटी मोड जो है पब्लिक लिए हैं। तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है कि बेस क्लास का मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में उसी सेक्शन में आता है जिसमें वो बेस क्लास में था, उसका एसएस स्पेसिफायर नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको फिगर से समझें तो सपोज करो ये मेरा बेस 1 है, ठीक है, बेस 1 का मेंबर, बेस 1 में क्या क्या था भाई, ए और fx1, मेंबर ए था और fx1 था, ये था प्राइवेट, ये मेरा प्राइवेट। प्रोटेक्टेड में था बी और fx2, ये प्रोटेक्टेड में था, और पब्लिक में मेरा था C और fx3। इसी तरह बेस 2 में, प्राइवेट में क्या था बेस 2 में, तो D और fy1। प्रोटेक्टेड में इसमें है E और fy2, और पब्लिक में है F और fy3। ठीक है, तो इससे जब हम लोग एक क्लास डिराइव कराए सब, ये सब क्लास, तो प्राइवेट में इसका G, इसका मेंबर अपना, ठीक है, और इन दोनों से तो कुछ आएगा नहीं उसमें, ये प्राइवेट में मेरा G केवल रह जाएगा। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, इसका अपना मेंबर H है, ठीक है, इसके अलावा
इसका प्रोटेक्टेड भी आएगा यहां पर, और इनका प्रोटेक्टेड मेंबर भी आएगा यहां पर। ठीक है, तो इनका प्रोटेक्टेड मेंबर आएगा मतलब बी आएगा और fx2 आएगा, और इनका आएगा तो E और fy2। ये हो गया इसका प्रोटेक्टेड में। पब्लिक, अगर पब्लिक में आ गए तो पब्लिक में इसका अपना तो डिस्प्ले फंक्शन है ही। अब इसके पब्लिक सेक्शन का जो इसका जो पब्लिक मेंबर्स है वो भी इसमें आएगा, और इनका जो पब्लिक मेंबर्स है वो भी इसमें आएगा। तो इनका है C और fx3 और इनका है f और fy3। तो ये मेरा सब क्लास का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लो मल्टीपल बेस क्लासेस से हम कोई क्लास डिराइव करा रहे हैं तो उनके विजिबिलिटी मोड्स पर डिपेंड करेगा कि जितने भी बेस क्लासेस हैं उनके कौन कौन से मेंबर डिराइव्ड क्लास में कौन कौन से सेक्शन में जाएंगे। इतना तो कंफर्म है कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स ही इनहेरिट होगा, और वो डिराइव्ड क्लास में कौन से सेक्शन में जाएगा वो डिपेंड करेगा उनके विजिबिलिटी मोड में, जो कि हमने यहां पर प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में कि किस तरह से मेंबर्स हमारा बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में आएगा। अब चलो हम लोग आते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरह से इन्वोक होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो याद करो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इनहेरिटेंस में कैसे ये इनका ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात की है कि जब तक बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किसी आर्ग्यूमेंट का जरूरत नहीं है, तब तक डिराइव्ड क्लास में भी हम लोगों को कंस्ट्रक्टर बनाने का जरूरत नहीं है। वो फिर इम्प्लिसिट डिफाइंड कंस्ट्रक्टर से काम चल जाएगा, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, किसी को भी, चाहे वो सिंगल इनहेरिटेंस का केस हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस हो, जो भी हो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट है तो ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, जिसका काम होगा कि वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उन आर्गुमेंट का वैल्यू उसको पास करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन के बारे में तुमको हम बता चुके हैं पहले भी कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का। लेकिन डिस्ट्रक्टर में उलट जाता है कि जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसका उल्टा ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में भी कंस्ट्रक्टर्स पर बात होगा कि जब तक डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास में जब तक आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आपको डिराइव्ड क्लास में मैंडेटरी नहीं है कंस्ट्रक्टर बनाना। लेकिन अगर बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक या उससे ज्यादा आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट है तो ये मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है डिराइव्ड क्लास के लिए
कंस्ट्रक्टर को होना और उन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करना और उसको पास करना बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम मान लो हमने यहां दे दिया कि भाई डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, और यहां पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट दे देंगे। आर्ग्यूमेंट लिस्ट मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 3, इस तरह से। मतलब मेरा ये कहना है कि इट इज आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, इसमें बहुत सारा है, फिर कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2, इस तरह से अप टू आर्ग्यूमेंट लिस्ट n। ये मेरा है इसमें कॉमा से सेपरेटेड। ठीक है, और फिर यहां पर कॉलन दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो मान लो बेस 1, पहला बेस आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, ये पास कर दिए उसको, बेस 1 है सॉरी। फिर बेस 2 आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2, और इस तरह से हम लोग सारे बेस क्लास को जिनको जिनको जितना आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो सब उसको पास करते जाएंगे। और फिर आप यहां पर बॉडी ऑफ डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, इसका अपना जो भी कोड होगा वो लिखना होगा। अगर आप चाहो तो इसके मेंबर को भी इनिशियलाइज करने के लिए यहां पर पैरामीटर एक्सेप्ट करा सकते हो, और ये बंद कर दिया। ये जान लो कि इसका कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट होने से पहले बेस क्लास का सारा कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तब जा करके डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले बेस क्लास का सारा कंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट हो जाएगा, तब फिर होगा हमारा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये तरीका होगा। चलो इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज करो कि 2 हेडर फाइल ले लिए है, हैश इंक्लूड iostream .h, conio .h, ये 2 हेडर फाइल ले लिया। ठीक है, अब एक हमने क्लास बनाया, क्लास सपोज करो बेस 1 नाम से, जैसा कि पिछले बार हम बनाए थे बेस 1, और इसमें हम प्रोटेक्टेड मेंबर के रूप में रख लेते हैं int a, एक डेटा मेंबर रख लिए प्रोटेक्टेड में, पब्लिक। अब यहां पर हम इसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ले लिए बेस 1, एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं जो कि a के वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, मान लो int x, और यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, और a को इनिशियलाइज कर देते हैं x से, और एक मैसेज डिस्प्ले कर दिए कि भाई /n दे देते हैं कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, और ये बंद। तो ये इसके कंस्ट्रक्टर का काम हो गया कि सिंपल सा बात, एक मेंबर को इनिशियलाइज किए और एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए, ताकि जब इसका कंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट हो तो हमको पता चल जाए कि वो कब इवैल्यूएट हुआ, किसके पहले किसके बाद में, ये हमको चीज पता चल जाए। तो इसीलिए हम लोग वहां पर एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए हैं, और यही काम डिस्ट्रक्टर में भी इसका करेंगे कि एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। तो चलिए एक डिस्ट्रक्टर भी इसका बना लें,
टिल्ड का साइन, बेस 1, और एक मैसेज मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिंग बेस 1। ठीक है भाई, ये बंद और ये क्लास बंद। ये मेरा पहला क्लास के लिए डेफिनेशन कंप्लीट। अब आते हैं एक और क्लास बनाएंगे, बेस 2, क्लास बेस 2। इसमें भी डेटा मेंबर को प्रोटेक्टेड में रख लेते हैं ताकि वो इनहेरिट हो पाए। तो प्रोटेक्टेड में रख लेते हैं INT-B, ये प्रोटेक्टेड में रख लिए। ठीक है, अब इसका भी एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना लें पब्लिक में, बेस 2 और INT-Y ले लेते हैं। B इज इक्वल टू असाइन कर देते हैं Y, B को Y असाइन कर दिए, और चलो यहीं पर हम इसका लिख देते हैं सी आउट कंस्ट्रक्टिंग बेस 2, और ये बंद कर दिया। ठीक है, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये तुम्हारा स्क्रीन में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैंने बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, वो समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं कि इसका डिस्ट्रक्टर बना दें भाई, डिस्ट्रक्टर बना दें बेस 2 का, और यहाँ मैसेज दे दें डिस्ट्रक्टिंग बेस 2, और ये डिस्ट्रक्टर बंद, ये क्लास बंद। ये मेरा काम बेस 2 का हो गया। अब चलो एक क्लास हम बनाते हैं डिराइव्ड नाम से या सब नाम से। चलो डिराइव्ड नाम से ही बना दें, पब्लिक बेस 2 और पब्लिक बेस 1। ये ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ यूजिंग बेस क्लास, ध्यान रखना जो ऑर्डर हम यहाँ दे रहे हैं जनरली वही ऑर्डर हम लोग देते हैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते टाइम में। ठीक है, तो पब्लिक बेस 2, पब्लिक बेस 1। अब इसका कोई मेंबर ले लें, डेटा मेंबर, मान लो हमने इसका डेटा मेंबर ले लिया C। ये तो प्राइवेट हो गया भाई, क्योंकि कोई भी हम लोग ऐसे स्पेसिफायर दिए नहीं है। अब पब्लिक में आते हैं हम लोग, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डिराइव्ड, तीनों इंटीजर टाइप ही है, तो 3 आर्ग्यूमेंट इसको एक्सेप्ट कराते हैं, INT-I, J और K, कॉलन 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा लिए। अब बेस 2 को हम पास करा दें I, और बेस 1 को पास करा देते हैं J। तो बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल किए I, बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल किए, इसको पास करा दिया मैंने J, और C को असाइन कर दिया जो थर्ड पैरामीटर का वैल्यू था K। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, जैसे पहला 2 में कराए थे कि कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, और ये बंद। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, और मैसेज डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, ये बंद। तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इसका बन गया, और ये क्लास भी हम लोग क्लोज कर लें। ठीक है, अब
चाहो तो तुम यहां पर एक काम और कर सकते हो, एक फंक्शन चलो और बना लेते हैं जो कि ए बी और सी का वैल्यू डिस्प्ले कर ले। void show सी आउट a इज इक्वल टू a स्लैश टी, b इज इक्वल टू b स्लैश टी, c इज इक्वल टू c। अब ये बंद, क्लास बंद, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं मेन, void मेन। अब डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बना ले हम लोग, डिराइव्ड OB। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो हमको पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एरर शो करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा नहीं। तो कितना आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे, तो 3 आर्गुमेंट के लिए वैल्यू देना है, तो 3 आर्गुमेंट पास कर दें हम लोग। मान लो इसको कर दें 14, 15, 16, ये हमने पास कर दिया भाई, ठीक है। और हम लोग फिर कॉल कर लें ob.show गेट ch और एंड, ठीक है। तो अब इसका काम देखो होगा कैसे, किस तरह से ये काम करेगा। तो चलो इसके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में आते हैं। जैसे ही हम लोग, चूंकि एग्जीक्यूट जब भी होगा तो मेन ही एग्जीक्यूट होगा पहले, तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन में आया, पहले ऑब्जेक्ट बना डिराइव्ड का। तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट जब भी बना, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ भाई, ठीक है। डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो डिराइव्ड का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तब ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करा, 14 हो गया i का वैल्यू, j में चला गया 15, k में चला गया 16। अब ये वैल्यू पास हुआ इसमें, बेस 2 में चला गया i में मेरा क्या था 14, बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले, तो ये b में y दे दिया, y में कौन आया था 14 आया था, तो b का वैल्यू हो गया 14, ठीक है। मतलब तुम्हारा आउटपुट जो आएगा वो हम चलो यहां लिख देते हैं, आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले तुमको क्या आएगा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बेस 2 का, तो आएगा कंस्ट्रक्टिंग बेस 2, कंस्ट्रक्टिंग बेस 2, ये आएगा। और बी में असाइन हो जाएगा 14, बेस 2 जब कॉल होगा तो बी में वो 14 असाइन कर देगा। उसके बाद बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस 1 में गया जे का वैल्यू, जे में आया था 15, तो 15 आया था जे में, मतलब ए का वैल्यू 15 हो जाएगा और ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, और ए में असाइन हो जाएगा 15। और तब फिर यहां पर आएगा के में असाइन हुआ था 16, सी में के असाइन हो जाएगा और आएगा कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, ये तब कॉल होगा। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से तुम्हारा ये 3 आएगा आउटपुट। कैसे आएगा बात समझ में आ गया, कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, i में आ गया 14, j में आ गया 15, k में आ गया 16, अब बेस 2 कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसको पास हो जाएगा i मतलब 14 जाएगा, 14 बेस 2 में आए y में गया, b का वैल्यू 14 हो गया, कंस्ट्रक्टिंग बेस 2 सबसे पहले मैसेज आ गया।
उसके बाद इसका काम पूरा हो गया, तब फिर बेस वन में चला गया, जे मतलब 15A में असाइन हो गया 15 और कंस्ट्रक्टिंग बेस वन तुम्हारा स्क्रीन पर आया, इसका काम हो गया। अब आया ये डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में और यहां पर सी को असाइन कर दिया के का वैल्यू 16 था, और तब फिर ये मैसेज डिस्प्ले करा कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड आ गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या भाई, तो ओबी डॉट शो वाला फंक्शन यहां पर है, ये ए बी और सी का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो ए का 15, बी का 14 और सी का 16, ये आएगा भाई, क्योंकि आई 14 तो तेरा बेस 2 में गया था, यानी बी का वैल्यू 14 हुआ था, जे तुम्हारा 15 असाइन किया था किसको, बेस 1 में, यानी ए को गया था 15, तो ए का वैल्यू 15, बी का 14, सी का 16, ये डिस्प्ले करेगा ये। और इसके बाद जब यहां से आउट ऑफ स्कोप जाएगा, जब मेन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। मतलब डिस्ट्रक्टिंग, मैंने इसका भी यहां पर अब जगह नहीं, हम तुमको समझा दे रहे हैं ऐसे ही कि मैसेज कैसे आएगा। तो सबसे पहले आएगा डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, उसके बाद आएगा तुम्हारा कॉल हुआ था बेस 1 का, तो डिस्ट्रक्टिंग बेस 1, और तब फिर आएगा डिस्ट्रक्टिंग बेस 2। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसका उल्टा ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा डिराइव्ड का, तो सबसे पहले इसके बाद स्टेटमेंट आएगा डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, फिर आएगा बेस 1 का डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टिंग बेस 1, और तब फाइनली आएगा डिस्ट्रक्टिंग बेस 2। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पर काम होता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्चुअल क्लासेस के बारे में, वर्चुअल बेस क्लास होता क्या है, उसका उपयोग क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।